हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज अकृषि मैम एंड स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी रैंक प्लस चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरी अच्छी तरीके से कर लिया था वो चैप्टर, राइट। एंड अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। अगर आपने अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, काइंडली चेक दोज वीडियोस आउट, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस है ना बच्चों, ये भी आपको 2 पार्ट्स में मिलेंगे बिकॉज काफी लेंथी चैप्टर है एंड ये पूरा चैप्टर बहुत ही हाई वेटेज चैप्टर रहने वाला है। सो पूरा चैप्टर का पूरा वीडियो आपको देखना है 1.5x पे, तो जल्दी से वीडियो को यहाँ पर 1.5x पे लगा दीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इट इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड। अभी न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल जैसे सर्व करता है, राइट। एंड ये जेनेटिक मटेरियल 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है डीएनए या तो वो हो सकता है आरएनए। अगर डीएनए की बात करें तो इट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, अगर आरएनए की बात करें तो इट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है, ये जो आरएनए है, दिस इज अ पॉलीमर, दिस इज अ पॉलीमर। अब पॉलीमर है तो ऑफ कोर्स है कि पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमेरिक यूनिट एंड यही मोनोमेरिक यूनिट को हम बेटा बुलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि न्यूक्लिक एसिड्स या डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट मोनोमेरिक यूनिट्स, तो आप लोग बोलोगे इट इज न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाके बाइफर्केट होते हैं इनटू कंपोनेंट्स। अब कोई भी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप देखो तो उसमें आपको 3 कंपोनेंट जरूर मिलेंगे। एक तो आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, दूसरा शुगर मिलेगा और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। ये 3 कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड इज देयर। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क इतना ही है कि न्यूक्लियोसाइड में आपको फॉस्फेट ग्रुप नहीं मिलने वाला। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोसाइड यानी शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, यू डोंट ऐड फॉस्फेट ग्रुप इन न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट इज शुगर। अगर शुगर की बात करें तो शुगर में क्या होगा, शुगर में आपको पेंटोज शुगर मिलेगा। पेंटोज यानी क्या? 5 कार्बन वाली शुगर। 5 कार्बन वाली शुगर 2 तरीके की हो सकती है। अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगी। अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ पर राइबोज शुगर विल बी प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर डीएनए में फर्क इतना ही है कि शुगर के जो स्ट्रक्चर रहेगा, शुगर का जो स्ट्रक्चर रहेगा, वहां पर हम लोग एक ऑक्सीजन को निकाल देंगे, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। तो नाइट्रोजनस बेस 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या तो वो प्यूरिन हो सकता है या तो वो पिरिमिडीन हो सकता है। अगर हम प्यूरिन्स की बात करें तो यहाँ पर एडेनिन और गुआनिन टुगेदर विल कम अंडर प्यूरिन्स, ठीक है। ये होते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर। अगर हम पिरिमिडीन्स की बात करें तो ये होते हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन्स में आ गए थाइमिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन, ठीक है। तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में बेटा जी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डीएनए आखिर कैसे आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है। अभी तो हमें पता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, पर तभी जेनेटिक मटेरियल क्या है वो सर्च अभी भी जारी था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था। तो ये क्वेश्चन अगर आए तो यू हैव टू राइट इट इज फ्रेडरिच मिशर, ठीक है। मिशर वॉज वर्किंग इन अ लैब, वो वर्क कर रहा था, वो काम कर रहा था कि क्या है ये एसिडिक सब्सटेंस। उसको कुछ ना कुछ चीज मिली इनसाइड द सेल और वो भी एसिडिक इन नेचर, तो उसने नाम रख दिया एक एसिड एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। ये एसिडिक इन नेचर होता है, ये थ्रेड लाइक नेचर होता है। अब उसके बाद में विल्किंस एंड फ्रैंकलिन आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के मदद से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझना चाहा। उसके बाद में आए वॉटसन एंड क्रिक, जिन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। अब जो हम लोग अभी एक्सेप्ट करते हैं ना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, दैट इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, द मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर, राइट। तो यहाँ पर डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। उसके बाद में चारगाफ रूल समझना है। तो चारगाफ रूल ये कहता है, सबसे पहले तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दे दिया। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? यानी एडेनिन हमेशा जो रहेगा, ए विल ऑलवेज बाइंड विथ टी, ठीक है। एडेनिन प्यूरिन है, थाइमिन क्या है? पिरिमिडीन है। तो हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडीन की जोड़ी बनती है और हमेशा एडेनिन विल पेयर विथ थाइमिन। समझ में आ गया? ये था चारगाफ रूल इन द डीएनए। ये बात आपको नोट डाउन करनी है कि चारगाफ रूल इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन डीएनए। आरएनए में ये नहीं रहता है, ये एप्लीकेबल नहीं रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यानी क्या कि एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन। समझ में आ गया? और जितने प्यूरिन्स आपके डीएनए में रहेंगे उतने ही सेम नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स भी आपके डीएनए में रहेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्यूरिन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन्स। मतलब अगर सारे प्यूरिन्स को मैं एक साथ करूं
सारे प्यूरिन्स मतलब क्या A+G हो गया, सारे पिरिमिडीन्स मतलब क्या T+C हो गया, तो A+G इज इक्वल टू T+C, ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। समझ में आ गया? इसके ऊपर ना न्यूमेरिकल बहुत ही आते हैं, तो काइंडली नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमने क्या पढ़ा? इट इज अ पॉलीमर, है ना, डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है। पॉलीमर है तो ये मोनोमेरिक यूनिट से बना रहेगा। अब मोनोमर क्या है? इसका न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में कितने रहेंगे? 3 कंपोनेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं 3 कंपोनेंट्स। देखो यहाँ पर जो पिंक कलर से मैंने बनाया हुआ है दैट इज नथिंग बट नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कंपोनेंट आ गया। उसके बाद में ये जो एस है व्हाइट कलर का दैट इज शुगर, एंड लास्ट में जो ग्रीन कलर का बना है दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 ग्रुप्स से, 3 कंपोनेंट से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का चेन रहेगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का चेन रहेगा। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे ज्वाइन रहते हैं, अगर ये क्वेश्चन आए बच्चों तो आपको लिखना है इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस दूसरा नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन विद पिरिमिडीन, दे आर बाइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? देखो यहाँ पर नोट डाउन कर लो। अगर ए और टी की बात करें तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर जी और सी की बात करें तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रहेगा सभी को? उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, शुगर और फॉस्फेट की बात करते हैं। अब ये जो शुगर और फॉस्फेट है ना, ये शुगर और फॉस्फेट एक तरीके का बैकबोन बना रहा है। शुगर और फॉस्फेट क्या बना रहा है? एक तरीके का बैकबोन बना रहा है। अच्छा, हमारी बॉडी में बैकबोन का क्या रहता है रोल? अगर बैकबोन को निकाल दिया तो फिर हमारा बॉडी स्ट्रक्चर में रहेगा ही नहीं, राइट? वो स्ट्रक्चरली अच्छी तरीके से असेंबल्ड रहेगा ही नहीं, एंड दैट इज व्हाई बैकबोन इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो अगर मैं शुगर और फॉस्फेट को गायब कर दूं ना तो खाली नाइट्रोजनस बेस से डीएनए नहीं बनने वाला, राइट? तो इसीलिए शुगर फॉस्फेट क्या बनाता है डीएनए में? यू शुड नो दैट इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द डीएनए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब पैकेजिंग ऑफ डीएनए क्यों नेसेसरी है? देखो, हमारा सेल एकदम माइक्रोस्कोपिक रहता है। क्या हमें सेल दिखता है? सेल तो दिखता नहीं है। अब वो सेल के अंदर हम बात करें कि सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है, वो न्यूक्लियस में मुझे डीएनए को फिट करना है। मतलब सेल इतना छोटा, उसमें न्यूक्लियस भी इतना छोटा, और वो छोटे से न्यूक्लियस में इतने लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फिट करना है, अकोमोडेट करना है। अब डीएनए का लेंथ आपको पता होगा दैट इज 2.2 मीटर। अब ये 2.2 मीटर के डीएनए को फिट करना इतने छोटे न्यूक्लियस में कर सकते हैं? ऐसे तो नहीं कर सकते। उसको इतना पैकेजिंग करना पड़ेगा, इतना कॉइलिंग करना पड़ेगा कि वो हो जाए अकोमोडेट इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड दैट इज व्हाई पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए समझते हैं व्हाट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अभी डीएनए का नेचर लिख देंगे, एंड उसको जो अट्रैक्ट करेगा वो कौन रहेगा? दैट विल बी सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोटीन। अब डीएनए का नेचर देखें तो इट इज एसिडिक एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज। ये हमें पता है डीएनए क्या होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज। अब ऑपोजिट विल अट्रैक्ट, राइट? ऑपोजिट्स ऑलवेज अट्रैक्ट, तो इसी का ना ऑपोजिट हम लोग ढूंढेंगे। तो वैसे प्रोटीन्स जो कि होंगे बेसिक, जो कि होंगे पॉजिटिव, विल ऑब्वियसली अट्रैक्ट द डीएनए, और जब ये अट्रैक्शन होगा तो ये दोनों का पैकेजिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन ना 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो वो लिंकर प्रोटीन होगा, लिंकर हिस्टोन, दैट इज H1 प्रोटीन। यहाँ पर कौन से हिस्टोन की बात करें हम लोग H1 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऑक्टामर की बात कर रहे हैं। ऑक्टामर नाम से समझ लो कि ऑक्टामर, ऑक्टा मतलब क्या? ऑक्टा मतलब 8, राइट? ऑक्टा मतलब 8। तो यहाँ पर 8 सब यूनिट से बना रहेगा वो हिस्टोन प्रोटीन, एंड दैट इज वाई H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 प्रोटीन जो है जब हम 2 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा? टोटल आपको 8 मिल जाएगा, एंड दैट इज वाई इट इज रिटन के ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। पॉइंट टू बी नोटेड कि हिस्टोन ऑक्टामर में कभी भी H1 को लेना नहीं है, शामिल नहीं करना है। H1 इज जस्ट अ लिंकर, ये ऑक्टामर में नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गया? एंड ये कुल मिलाकर अभी डीएनए की जोड़ी हो गई, हिस्टोन की जोड़ी हो गई, तो हिस्टोन एंड डीएनए की जोड़ी को हम क्या बुलाएंगे? न्यूक्लियोसोम बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? न्यूक्लियोसोम बुलाएंगे। ये जो न्यूक्लियोसोम है ना बेटा, ये न्यूक्लियोसोम एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद रहता है। मतलब एक न्यूक्लियोसोम तो खाली रहेगा नहीं, ठीक है? हिस्टोन है, उसके ऊपर ऐसा डीएनए लपेटा हुआ है, फिर से थोड़ा सा डीएनए, फिर से हिस्टोन, फिर से डीएनए। तो ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर है, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन। तो यहाँ पर ये जो डीएनए है, जब डीएनए और हिस्टोन की जोड़ी बन जाती है, जब ये लोग कंडेंस कर लेते हैं,
तो वो स्ट्रक्चर को हम बुलाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स। समझ में आ गया, क्रोमैटिन फाइबर्स। एंड यही क्रोमैटिन आगे जाके क्रोमोसोम बना लेगा एंड फिर जाके फाइनली हम लोग ये डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर फिट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आ गया। तो डीएनए से क्रोमोसोम हमने कैसे बनाया, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ना हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो हुआ था चूहे के ऊपर, उन्होंने चूहा यूज किया था एंड उन्होंने एक बैक्टीरिया यूज किया था, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। तो ये बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए, यू कांट मिस दिस बैक्टीरिया का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बैक्टीरिया उन्होंने यूज किया था, इसके दो स्ट्रेन उन्होंने यूज किए थे, एक तो आर स्ट्रेन और दूसरा एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन मतलब क्या, कि वो ए विरुलेंट रहता है, मतलब अगर आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया अगर किसी के अंदर इंजेक्ट भी कर लिया तो वो चूहा मरेगा नहीं, राइट, क्योंकि वो ए विरुलेंट है, वो कोई कोट नहीं बना रहा, राइट, वो कोई कैप्सूल नहीं बना रहा। आपने पढ़ा ये सारी चीजें, म्यूकस नहीं बना रहा, पॉलीसैकेराइड कोटिंग नहीं कर रहा। तो अगर वो कोटिंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो कोई विरुलेंसी नहीं कॉज कर रहा, राइट। वेर एज एस स्ट्रेन की बात करें तो वो स्मूथ स्ट्रेन है। स्मूथ स्ट्रेन है, इसका मतलब है कि वो पॉलीसैकेराइड कोटिंग पैदा कर रहा है, वो बना रहा है, वो सिंथेसाइज कर पा रहा है एंड दैट मेक्स इट विरुलेंट। तो एस स्ट्रेन अगर हम लोग चूहे के अंदर डालेंगे, इंजेक्ट करेंगे तो माइस विल डाई, राइट, रेस्ट इन पीस हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर मैंने हीट किल करके एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस इज स्टिल अलाइव। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे हीट किल कर दिया, राइट, मर गया एस स्ट्रेन, उसके बाद में आई एम इंजेक्टिंग इट, तो यहाँ पर माइस विल बी जिंदा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ रफ स्ट्रेन। अभी रफ स्ट्रेन आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन तो वैसे भी कुछ भी कॉज नहीं करता, राइट, वो तो एकदम मासूम सा स्ट्रेन है। तो उसको अगर इंजेक्ट किया तो चूहे को कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, माइस विल स्टिल बी अलाइव। अब यहाँ पर जादू होता है। जादू क्या होता है? ग्रिफिथ सोचता है क्यों ना मैं अभी मिक्सिंग करके इंजेक्ट करूं। मिक्सिंग यानी क्या, कि मैं आर स्ट्रेन लूंगा और हीट किल्ड एस स्ट्रेन लूंगा। अभी हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे तो माइस जिंदा है, आर स्ट्रेन में तो वैसे भी जिंदा होता है, राइट। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट में तो माइस जिंदा होना चाहिए, वेर एज यहाँ पर तो चूहा मर जाता है, माइस इज डाइंग। तो ये कैसे हो पाया? इसलिए ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट को बोला इट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब कि आर स्ट्रेन में कोई ना कोई तो आत्मा गई, एस स्ट्रेन की आत्मा गई। जो एस स्ट्रेन मर गया था, हीट किल हो चुका था, पर उसका जो विरुलेंस है वो विरुलेंस ट्रांसफर हो गया टू द आर स्ट्रेन, जिससे आर स्ट्रेन भी खतरनाक आत्मा बन गई। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, पर आपको ना ये कैच पॉइंट पता होना चाहिए कि आर स्ट्रेन है, उसमें मैंने मिक्स किया एस स्ट्रेन को हीट किल करके, फिर भी चूहा मर गया। ये पता होना चाहिए आपको। एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना चीज तो ट्रांसफॉर्म हुई है, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, तो ये क्या हुआ है ट्रांसफॉर्म, ये अभी भी उनको पता नहीं था, बायोकेमिकल नेचर पता नहीं था। खाली ग्रिफिथ ने इतना बोला कि कुछ ना कुछ तो चीजें ट्रांसफर हो रही है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, पर क्या हो रहा है, उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, वो किसी को पता नहीं था। एंड इसलिए यही बायोकेमिकल नेचर को ढूंढने के लिए आवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है वो ढूंढ कर निकाला। एंड फाइनली अभी हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज नन अदर देन डीएनए। अब ये डीएनए है, ये कैसे पता चला? कैसे पता चला? उन्होंने ना एंजाइम्स यूज की। उन्होंने 3 केसेस लिए और ये तीनों केसेस में एंजाइम्स डाले। अब जैसे कि फर्स्ट केस है, उसमें उन्होंने प्रोटीएज डाला, तो प्रोटीएज डाला तो उसने प्रोटीन को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अगर प्रोटीन करवाता ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज प्रोटीन तो चला गया, प्रोटीन को तो मार दिया गया बाय द प्रोटीएज, ब्रेकडाउन हो गया। तो अगर प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन करवाता तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होना ही नहीं था, पर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाज सीन एंड दैट मीन्स के प्रोटीन इज नॉट द वन जो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है। सेम गोज विथ आरएनएस। अब जब आरएनएस एंजाइम डाली और आरएनए खत्म हो गया तो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि आरएनए भी रियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। थर्ड केस दैट इज डीएनए। अभी डीएनए डाला तो इसका मतलब डीएनए खत्म हो गया, और डीएनए जब भी खत्म हुआ ना तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है डीएनए, राइट। एंड ये एक्सपेरिमेंट ने फुल प्रूफ दे दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट से फुल प्रूफ मेथड हो चुका। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट।
ये हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट से भी ना फुल प्रूफ, कॉन्क्रीट प्रूफ मिल जाता है कि यहाँ पर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब ये कैसे, उन्होंने ना बैक्टीरियोफाज की मदद ली। अब बैक्टीरियोफाज यानी क्या, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने बैक्टीरिया एज इकोलाई लिया, तो इकोलाई लिया, बैक्टीरियोफाज लिया, और ये बैक्टीरियोफाज में आपको पता होगा कि वायरस जो होता है ना, वायरस के पास में जैसे आउटर एक प्रोटीन का कैप्सूल रहता है, प्रोटीन का एनवेलप रहता है, राइट, एंड उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है, दैट इज डीएनए और आरएनए। पर यहाँ पर हम क्योंकि बैक्टीरियोफाज डीएनए वायरस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा अंदर, दैट विल बी डीएनए। तो अब मुझे दिखेगा कैसे, ये बैक्टीरियोफाज अंदर जा रहा है, ये इंजेक्ट कर रहा है, मुझे ऐसे तो दिखने नहीं वाला नेकेड आइज से, राइट। इसलिए मुझे चमकाना पड़ेगा, प्रोबिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट इज डन बाय रेडियो एक्टिविटी। तो उन्होंने क्या किया ना, चमकाया, एक तो फॉस्फोरस और दूसरा सल्फर। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करिए कि प्रोटीन है तो प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट रहेगा, डीएनए है तो उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो फॉस्फेट ग्रुप है तो उसमें इसका मतलब है कि फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। तो फॉस्फोरस को हम लोग चमका देंगे बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल, एंड प्रोटीन को चमका देंगे बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव सल्फर। तो प्रोटीन को चमकाने के लिए वी आर यूजिंग रेडियो एक्टिव सल्फर, एंड डीएनए को चमकाने के लिए वी आर यूजिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। एकदम सिंपल भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं, बिकॉज जितना कॉम्प्लेक्स भाषा में हम लोग बात करेंगे उतना ही आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो एकदम वो दोस्त की तरह हम लोग बात करने वाले। अभी देखो यहाँ पे ना दो केसेस उसको मिले, एक तो रेडियो एक्टिव सल्फर से जो चमकाया, दैट इज प्रोटीन। तो उन्होंने देखा कि यार जो बैक्टीरियोफाज है ना, वो प्रोटीन कैप्सूल नहीं जा रहा अंदर, बिकॉज सेल्स यहाँ पे नहीं चमक रहे, यहाँ पे सुपर नेटेंट चमक रहा है। अगर वो प्रोटीन कैप्सूल सेल के अंदर जाता, इकोलाई के सेल्स के अंदर जाता, तो इकोलाई चमकना चाहिए ना, पर इकोलाई नहीं चमक रहा है, इकोलाई नहीं चमक रहा है, सुपर नेटेंट चमक रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रोटीन कैप्सूल्स है वो तो सेल के बाहर ही रह गए, सेल के अंदर नहीं गया प्रोटीन। अब दूसरा केस, दैट इज फॉस्फोरस। जब हमने फॉस्फोरस को चमकाया, अब फॉस्फोरस किसको चमका रहा है, डीएनए को चमका रहा है, राइट। अब डीएनए अंदर गया है, इकोलाई सेल्स के अंदर गया है, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे सेल्स चमक रहे हैं पर सुपर नेटेंट नहीं चमक रहा, क्योंकि वो इकोलाई के सेल्स के अंदर गया है, लिटरली वो डीएनए अंदर गया है, एंड दैट इज व्हाई सेल पूरा का पूरा चमक रहा है, बिकॉज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। एंड ये एक्सपेरिमेंट, दैट इज हर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट, बहुत ही जाना माना एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये फुल प्रूफ दे रहा है, यूनी इक्विवोकल अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ गया? यस। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो पार्ट 2 रहेगा उसमें बचा कुचा चैप्टर कर लेंगे। तो आई होप ये पूरा जो भी चैप्टर है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि हम जितना फास्ट कर सके उतना फास्ट करें, ठीक है। तो बस अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्माइलिंग, दिस इज अ कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।